हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफ़ेक्ट का आपस में कनेक्शन, पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स और एटॉमिक रेडियस को डिफ़ाइन करेंगे। उसके यूनिट्स देखेंगे, ट्रेंड्स देखेंगे, ग्रुप्स और पीरियड्स में, ट्रांजिशन एलिमेंट्स में और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अंदर। सो स्टूडेंट्स, हम जो है आज के टॉपिक में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करेंगे। इसमें हमारे पास सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग, या फिर इसको हम स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट भी बोलते हैं। शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफ़ेक्ट को जो है हम डिस्कस करेंगे। एंड आफ्टर में हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है वो यहाँ पे पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स, इसको भी हम देखेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि हमारे पास जो है जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या है। इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का जो सिंबल है वो बेसिकली हम यहाँ पे इसको ZeFF भी बोल सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे एक क्लासरूम है, ठीक है, और यहाँ पे फ्रंट पे हमारे पास जो है एक टीचर जो है मौजूद है और उसके सामने डिफरेंट रोज़ मौजूद हैं स्टूडेंट्स की, और ये हमारे पास लास्ट रो मौजूद है। तो ये जो टीचर है और ये जो लास्ट लाइन है, इसके दरमियान भी जो दरमियान की जो लाइंस हैं ये क्या कर रही है, शील्ड, एज अ शील्ड, यानी कि ये जो है आप कह सकते हैं कि ये हर्डल हैं, या आप इसको स्क्रीन भी बोल सकते हैं, यानी कि ये एक रुकावट के तौर पे किसके दरमियान, इस टीचर और इस आखिरी लाइन के दरमियान जो इनका आपस में आई कांटेक्ट है या जो इनकी जो है अटेंशन है उसके दरमियान ये एज अ रुकावट बन रही हैं। सो यही वजह है कि जो टीचर का मुकम्मल कंट्रोल है या जो टीचर का मुकम्मल लेक्चर की इंफॉर्मेशन है वो उस आखिरी लाइन तक इस तरीके से नहीं पहुंच पाती जिस तरीके से टीचर जो है वो लेक्चर डिलीवर कर रहा है। तो मतलब ये जो है कि ये रिड्यूस होकर यहाँ तक पहुँच रहा है। इसी तरीके से हमारे पास जब एक एटम होता है तो उस एटम के और उसके जो हमारे पास बाहर शेल होते हैं, ठीक है, तो उन शेल्स के इनर शेल्स के दरमियान क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो जो आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके और न्यूक्लियस के दरमियान ये जो दरमियान में शेल्स हैं, इनर शेल्स, ये इनर शेल्स क्या कर रहे हैं, ये एज अ हर्डल काम कर रहे हैं या एज अ स्क्रीन प्रोड्यूस कर रहे हैं, रुकावट बन रहे हैं, जिससे क्या होगा कि ये जो न्यूक्लियर चार्ज है इसकी इफ़ेक्टिवनेस जो है उस आखिरी शेल पे कम हो जाएगी। तो एक तो न्यूक्लियर चार्ज है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि हमारे पास एक एटम है, उसके पास जो 5 प्रोटॉन्स है, तो उसका न्यूक्लियर चार्ज 5 हुआ, लेकिन उसकी जो इफ़ेक्टिवनेस यहाँ पे फील हो जाएगी, वैलेंस शेल पे जो फील होगी वो कम होगी। तो वो जो कम फील हो रहा है न्यूक्लियर चार्ज, उसको हम बोलते हैं इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि उसकी जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये हमेशा कम होता है किससे, न्यूक्लियर चार्ज से, ये हमेशा जो है इससे कम होता है। यहीं पे हमारे पास जो है एक क्वेश्चन बनता है कि ये जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वजह क्या है, तो इनर शेल्स हैं। तो ये जो इनर शेल्स हैं, इनर शेल्स आर प्रोड्यूसिंग शील्डिंग इफेक्ट, ये शील्डिंग इफेक्ट पैदा कर देते हैं, एंड इसके नतीजे में हमारा जो न्यूक्लियर चार्ज होता है वो क्या हो जाता है, वो रिड्यूस हो जाता है। और ये जो फिर रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिड्यूस हो जाता है, और ये जो रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज है उसको हम जो है इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब अगर हम इस शील्डिंग इफेक्ट की ट्रेंड की बात करें तो हमारे पास जो ट्रेंड है, हमारे पास यहाँ पे किसका, शील्डिंग इफेक्ट का जो हमारे पास ट्रेंड है, कहाँ, पीरियड में, वो क्या होगा। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो है
यहाँ पे पीरियड नंबर 2 या पीरियड नंबर 1 में हमारे पास जो है हाइड्रोजन मौजूद होता है और हमारे पास हीलियम मौजूद होता है। और पीरियड नंबर 2 में हमारे पास जो है लिथियम मौजूद होता है, बेरिलियम मौजूद होता है, हमारे पास जो है बोरोन है, एंड इसी तरीके से हमारे पास कार्बन है, और आखिर में हमारे पास सोन यहाँ पे नियॉन मौजूद है। तो अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो ये होता है 1s1, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, और हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है इसके अंदर भी एक ही शेल मौजूद है, और यहाँ पर भी हमारे पास एक ही शेल मौजूद है। ना तो हाइड्रोजन में शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है और ना ही हीलियम के अंदर कोई शील्डिंग इफेक्ट मौजूद है, सेम बिल्कुल चल रहा है। अगर हम लिथियम की बात करें तो ये हमारे पास आता है 1s2 एंड 2s1, और बेरिलियम हमारे पास आ जाता है 1s2 एंड 2s2, और बोरोन हमारे पास आता है 1s2 2s2 एंड 2p1, और कार्बन आ जाता है हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p2, और हमारे पास इसी तरीके से नियॉन आ जाता है 1s2 2s2 एंड 2p6। सो यहाँ पे हमारे पास ये जो 1s2 है ये के शेल है, और 2s1 जो है एल शेल, सेम एज वेल 2s2 हमारे पास एल, 1s2 जो है वो के शेल है, और हमारे पास जो है 2s और 2p ये सारा एल शेल है। यहाँ पर भी हमारे पास ये के शेल और ये सारा एल शेल है, और यहाँ पर भी हम के शेल है और ये एल शेल हमारे पास है। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है पीरियड नंबर 2 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो है वो दो दो ही शेल मौजूद हैं टिल एंड तक, और तमाम एलिमेंट्स में जो इनर शेल्स हैं वो सेम के सेम रहे हैं। सब के एलिमेंट्स के अंदर इनर शेल एक ही है और सब के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पे हमें बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है कि तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो इनर शेल्स हैं वो यहाँ पर 2 के 2 ही मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पीरियड के अंदर इन पीरियड number of inner shell electrons वो क्या हैं, वो आर कांस्टेंट हैं। सो कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब यहाँ पे ये है आर कांस्टेंट। सो शील्डिंग इफेक्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है कहाँ, पीरियड के अंदर। ये तो इसका ट्रेंड का हो गया बात। उसके बाद हमारे पास अगर हम ग्रुप की बात करें तो देखें हाइड्रोजन के पास शील्डिंग इफेक्ट है ही नहीं, और लिथियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट है। और अगर हम सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें तो वहाँ पे 10 इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, तो वहाँ पे शील्डिंग इफेक्ट लिथियम से ज़्यादा है। सो यहाँ पे कंक्लूजन क्या बनता है कि जो शील्डिंग इफेक्ट है वो क्या हो रहा है, वो इफेक्ट इंक्रीज़ होता है, पीरियड में कांस्टेंट रहता है, और जो ग्रुप है उसमें शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। कहाँ इंक्रीज़ होता है, टॉप टू बॉटम में, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप। ये हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास ट्रेंड बन रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट किस तरीके से इंक्रीज़ हो या डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो उसका उसका क्या मतलब है उसको हम देखते हैं। सो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो पेनिट्रेशन है ऑफ ऑर्बिटल्स की वो किस तरीके से जो है हमारे पास पेनिट्रेशन ऑफ हमारे पास है यहाँ पे ऑर्बिटल्स किस तरीके से है। हमने जो है लेक्चर 1 के अंदर जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का पूरा टॉपिक कवर किया था, जिसमें तमाम क्वांटम नंबर्स को भी हमने डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। बहरहाल हम यहाँ पे एक मेथड वहाँ पे हमने यूज़ किया था n+l रूल के अकॉर्डिंग, कि जब आप एटॉमिक नंबर 18 से ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं तो उसके लिए आप एक जो है एनर्जी डायग्राम बनाते हैं। एस लिखेंगे सबसे पहले, एस एंड पी लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या आता है एस पी एंड डी आ जाता है, फिर हमारे पास एस पी डी एंड एफ, एंड आफ्टर ऑल हमारे पास आ जाता है एस पी डी एंड एफ 2 टाइम्स आ जाएगा। फिर आपके पास आ जाएगा एस पी डी एंड सो ऑन। फिर हमारे पास ये मेथड चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमने एरोस को इस तरीके से जो है फिल किया था, इस तरीके से। और ये हमारे पास यहाँ पे 1, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7 एंड हमारे पास 8 सो ऑन इस तरीके से आता जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे सबसे पहले
जो सबसे इसकी कम एनर्जी है वो है 1s। और इसके बाद हमारे पास आता है 2s की एनर्जी 1s से ज़्यादा है, और हमारे पास फिर इस एरो को हम फॉलो करेंगे तो ये 2p आ जाएगा हमारे पास। तो 2p आ जाएगा, और 2p के साथ हम इस एरो को नीचे फॉलो करते हैं तो फिर हमारे पास 3s आएगा। तो 3s की एनर्जी जो है वो 2p से ज़्यादा है। अब ये एरो जहाँ पे ख़त्म हो गए तो हम अभी इस एरो को शुरू करेंगे, तो ये एरो हमारे पास यहाँ पे 3p हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और 3p के हमारे पास जो है, अब हम इस तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि यही सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हम 3p के बाद 3d में के जाने के बजाय 4s में जाते हैं, और ये जो 4s में जाएंगे, और 4s के बाद हमारे पास यहाँ पे फिर हम जो है वापस 3d में आएंगे, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे जब हम 3d में आ जाएंगे तो फिर हम जो है 4p और फिर 5s में जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 4p, एंड हमारे पास यहाँ पे आ जाता है क्या, 5s, एंड सो ऑन। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो है कि जो है ये 3p कौन से शेल का हिस्सा है, ये थर्ड शेल का हिस्सा है, और ये 3d भी जो है ये थर्ड शेल का हिस्सा है, और इनके बीच में ये जो हमारे पास फोर्थ शेल का जो है यहाँ पे जो है ऑर्बिटल हमारे पास आ रहा है। सेम एज वेल हम यहाँ पे देखते हैं कि 3p और 5s के दरमियान हमारे पास 4p आ रहा है। तो ये जो हमारे पास ये 4s और 4p के दरमियान अब 3 आ रहा है। इसी तरीके से तो ये भी हमारे पास एक जो है ये जो हमें यहाँ पे प्रोसेस नज़र आ रहा है, इसी को हम पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स बोलते हैं। और ये क्यों हो रहा है, ये अकॉर्डिंग टू द n+l रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और n हमारे पास क्या होता है, ये यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और जो हमारे पास l होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। ये उसके अकॉर्डिंग होता है, और ये किस तरीके से काम करता है ये हम लेक्चर 1 में बहुत ही डिटेल के अंदर जो है वो इसको डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम इसकी ज़्यादा डिटेल में या डेप्थ में नहीं जा सकते, ये कंप्लीट लेक्चर जो है बहुत ही ज़बरदस्त है। लेक्चर नंबर 1 हमारी पीपीएससी सीरीज़ के अंदर प्लेलिस्ट में सबसे टॉप पे मौजूद है, आप ज़रूर देखिएगा अगर आपने नहीं देखा तो। इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे जो टॉपिक मौजूद है वो हमारे पास है एटॉमिक साइज़ का। सो हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं यहाँ पे, एटॉमिक साइज़। सो एटॉमिक साइज़ जो है हमारे पास क्या होता है, देखें हमारे पास मिसाल के तौर पे मेरे पास यहाँ पे एक मैग्नेट मौजूद है, ये मेरे पास मैग्नेट है, और इसका ये एक नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप जो है इसकी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे स्टार्ट हो रही है और वो फाइंड करके दिखाएं, तो यहाँ पे हमें नज़र नहीं आ रही होती, लेकिन हर मैग्नेट की एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हमने इसको डिटरमाइन करना हो तो उसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, हम यहाँ पे एक जो है कोई भी आयरन नेल ले लेंगे, लोहे की चीज़, उसको हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो करीब लाएंगे, और जैसे ही जब मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही होगी तो जैसे ही ये नेल उस एरिया में आएगा तो इस पर अट्रैक्शन फील होगी, तो हम कहेंगे ये वो पॉइंट है जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट हो रही है। इसी तरीके से एटम क्या होता है, एटम का बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस मौजूद होता है, बहुत स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ एटम, और उसकी जो है उसका न्यूक्लियर चार्ज एक पूरा एरिया तक इफ़ेक्ट कर रहा होता है। लेट्स सपोज हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और इसका यहाँ तक एक एरिया जो है मौजूद है जहाँ तक इसकी इफेक्टिवनेस मौजूद है इस न्यूक्लियस की, ये देखें। अब हम इसको डिटरमाइन कैसे करेंगे, देखें एटम तो हमें नज़र नहीं आ रहा ना, क्योंकि एटम तो बहुत स्मॉल है, उसको तो हम देख नहीं सकते, तो फिर हम उसका जो है साइज़ कैसे देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक और इसी तरह का एक आइडेंटिकल एटम ले लेंगे, ठीक है, और उसका जो है जो बॉन्डेड एटम होगा इसके साथ, ये एक और बॉन्डेड एटम है सेम एटम के साथ, तो ये एक बॉन्डेड एटम है, ठीक है, दो बॉन्डेड एटम हो गए हमारे पास। अब इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये हमारे पास इसका डिस्टेंस आ गया। इन दो न्यूक्लियस के डिस्टेंस से हम जो है यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि इन दोनों जो न्यूक्लियस हैं उनके ये थोड़ा सा एक बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया, लेकिन ये आइडेंटिकल एटम्स की हम बात करें कि ये जो दो बॉन्डेड एटम्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका जो हाफ ऑफ द डिस्टेंस है इसको हम बोलेंगे रेडियस है। ये हमारे पास रेडियस ऑफ द एटॉमिक साइज है। सो डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है कि हमारे पास जो है हाफ ऑफ द डिस्टेंस कहाँ, बिटवीन टू bonded atoms is called
एटॉमिक रेडियस, ये हमारे पास एटॉमिक रेडियस कहलाता है। सो ये एटॉमिक रेडियस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारी तमाम तर कैलकुलेशंस के लिए। यहाँ पे हम मिसाल के तौर पे लेते हैं कि हमारे पास दो जो सोडियम एटम आपस में बॉन्डेड हों, उनका जो आपस में डिस्टेंस होता है वो है कितना, 3.80 एंगस्ट्रम। दो हमारे पास बॉन्डेड सोडियम एटम का ये डिस्टेंस है, ये सोडियम से सोडियम तक। तो हमारे पास जो है इसका फिर रेडियस क्या होगा, वो होगा 3.80 डिवाइड बाई 2 मीन्स दैट हमारे पास ये हो जाएगा कितना, 1.90 एंगस्ट्रॉम हमारे पास आ जाएगा। सो इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होता है बिटवीन टू बॉन्डेड एटम्स। इसके लिए हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं, हम इसके लिए जो है मेथड्स कौन से यूज़ कर सकते हैं, मेथड्स टू determine the atomic radius कौन सा हो सकता है। इसमें हमारे पास जो है एक्सरे डिफ्रैक्शन को हम यूज़ कर सकते हैं। एक्सरे डिफ्रैक्शन ये हमारे पास एक मेथड है। इसी तरीके से हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन भी हमारे पास मौजूद है। इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन या फिर हमारे पास यहाँ पे जो है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, IR स्पेक्ट्रो या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी भी हम इसको कहते हैं। ये हमारे पास मेथड है इसको डिटरमाइन करने के लिए। और ये बड़े ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट यूनिट है हमारे पास। अगर हम इसके यूनिट्स की बात करें तो यहाँ पे मैं कुछ यूनिट कन्वर्जन लिख देता हूँ कि इसके लिए जो है हम यूनिट यूज़ करते हैं एंगस्ट्रम। तो 1 एंगस्ट्रम जो है वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास होता है 1.0 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, या फिर वो 1.0 10⁻⁻8 सेंटीमीटर के भी इक्वल हो सकता है। एंड सेम एज वेल ये 0.10 नैनोमीटर के बराबर हो सकता है, या 100 पिकोमीटर के भी बराबर हो सकता है। तो 1 एंगस्ट्रम 100 पिकोमीटर के बराबर हो सकता है, और 1 एंगस्ट्रम जो है वो हमारे पास 0.1 नैनोमीटर के बराबर हो सकता है, और मीटर और सेंटीमीटर की वैल्यूज़ भी हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। सो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास किस तरीके से यूनिट्स आ सकते हैं। अगर हम इनके ट्रेंड्स की बात करें, हम यहाँ पे अगर इनके ट्रेंड्स की बात करें तो ट्रेंड में हमारे पास जो है यहाँ पे हम जो इसको देखते हैं, ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस इन नॉर्मल पीरियड्स। कौन से पीरियड्स, जिनमें हमारे पास एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव या नॉर्मल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे है पीरियड नंबर, हम अगर 2 को देखें तो पीरियड नंबर 2 में हमारे पास जो है लिथियम मौजूद है, बेरिलियम भी मौजूद है, और बोरोन है। एंड इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे कार्बन मौजूद है, और हमारे पास नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, और हमारे पास हेलोजन है और नियॉन है। तो लिथियम क्या होता है 1s2 एंड 2s1 होता है। बेरिलियम क्या है, ये हमारे पास 1s2 एंड 2s2 होता है। बोरोन क्या है 1s2 2s2 एंड 2p1 होता है। कार्बन हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p2 है, और नाइट्रोजन हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p3। सिमिलरली ऑक्सीजन 1s2 एंड 2s2 एंड 2p हमारे पास जो है 4 होगा, और फ्लोरीन हमारे पास 1s2 2s2 2p5 एंड नियॉन हमारे पास 1s2 2s2 एंड 2p6 मौजूद है। तो ये तो हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकली देखी है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से जो है हमारे पास जो है रिज़ल्ट जो है वो क्या आ रहे हैं, उन रिज़ल्ट्स को हम यहाँ पे कंक्लूड कर लेते हैं। देखें इस पीरियड नंबर 2 में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट करने वाली है, जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास जो है इन तमाम एलिमेंट्स के अंदर जो है हमारे पास टोटल जो है वो दो शेल ही मौजूद हैं। एक के शेल मौजूद है, एक एल शेल मौजूद है, और नंबर ऑफ़ शेल जो है वो यहाँ पे कांस्टेंट मौजूद है।
यहाँ पर भी हमारे पास के शेल है और एल शेल है। तो पॉइंट नंबर 1 ये है कि नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रिमेन कांस्टेंट कहाँ, पीरियड के अंदर। ये हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। पॉइंट नंबर 1 ये है। और दूसरी बात हमने यहाँ पे ये समझी कि जो एडिशन है किस चीज़ की, इलेक्ट्रॉन्स की, वो कहाँ हो रही है, इन सेम वैलेंस शेल, इन कहाँ पे, पीरियड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। देखें जो है देखें यहाँ पे हमारे पास लिथियम है, तो इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है एल शेल के अंदर। तो बेरिलियम में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है तो वो सेम उसी एल शेल के अंदर ही एडिशन हो रही है। तो यहाँ पे हम इस पीरियड के अंदर जितनी भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती जा रही है वो सेम वैलेंस शेल यानी एल शेल के अंदर ही एडिशन सारी की सारी हमारे पास हो रही है। यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे देखें सेम हमारे पास जो है उसी शेल के अंदर जो है एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होती जा रही है। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर हम देखें कि हमारे पास जो है एक क्लासरूम है और उस क्लासरूम में पहली लाइन जो है वो फिल हो गई है और अब दूसरी लाइन में स्टूडेंट्स आकर बैठ रहे हैं। तो एक बच्चा जो आता है वो दूसरी लाइन की पहली चेयर पे बैठ जाता है, दूसरा बच्चा आता है वो दूसरी चेयर पे बैठ जाता है, तीसरी चेयर पे बैठ जाता है। नो डाउट, बिल्कुल नो डाउट कि जो है एडिशन ऑफ स्टूडेंट्स तो हो रही है, क्लास के अंदर स्टूडेंट्स इंटर होते जा रहे हैं, उनकी एडिशन होती जा रही है, लेकिन जो क्लास का वॉल्यूम है उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। क्यों इफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि लाइंस तो इंक्रीज़ नहीं हुई। देखिए ना हमारे पास यहाँ पे एक क्लासरूम है, लेट्स सपोज यहाँ पे देखें हमारे पास यहाँ पे एक क्लासरूम है और यहाँ से हमारे पास बच्चे इंटर हो रहे हैं इस रूम के अंदर। तो यहाँ पे टीचर मौजूद है, तो ये लाइन हमारी फील है। अब एक बच्चा यहाँ पे आके बैठ रहा है, यहाँ पे 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 बैठ रहा है। तो जब तक ये लाइन फिल नहीं हो जाती क्लास के वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट है, उसके ऊपर एडिशन नहीं हो रही, क्योंकि जो एडिशन ऑफ स्टूडेंट्स है वो सेम बेंच के अंदर या सेम रो के अंदर होती जा रही है। यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारे पास वॉल्यूम, ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप देखें ना, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो क्या ये एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है इस साइज़ के ऊपर इफेक्ट डालेगी? बिल्कुल भी नहीं डालेगी। उसकी वजह यह है कि जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम वैलेंस शेल के अंदर हो रही है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, दूसरी बात जो है हमने यहाँ पे समझी। इसके बाद हम यहाँ पे समझते हैं कि हमारे पास जो है यहाँ पे जो तीसरी बात है, तीसरी बात हम यहाँ पे ये समझते हैं कि अगर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो फिर एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स भी तो हो रही है, ठीक है। और कहाँ हो रही है एडिशन ऑफ प्रोटॉन्स? इन न्यूक्लियस के अंदर हो रही है। और इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा, हमारे पास जो इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज़ होता जा रहा है। एक तरफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, वैलेंस शेल की तादाद बढ़ नहीं रही। तो इससे क्या होगा, हमारे पास इसका जो रिज़ल्ट है वो क्या निकलेगा, रिज़ल्ट हमारे पास ये निकलेगा कि भाई जो आपकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। कहाँ पे, इन पीरियड्स के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। कब, जब हम मूव करेंगे फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट। एंड हमारे पास फिर क्या होगा कि जो एटॉमिक साइज़ है या एटॉमिक रेडियस है वो डिक्रीज़ होने लग जाएगा, सिकुड़ने लग जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट डाउन होने लग जाएगा। कहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट डाउन हो जाएगा, यहाँ पे सिकुड़ने लग जाएगा। कहाँ, किस तरफ कॉन्ट्रैक्ट डाउन होगा, टूवर्ड न्यूक्लियस की तरफ वो सिकुड़ने लग जाएगा, ठीक है। ये लेफ़्ट राइट जाते हुए उसकी वजूहात बड़ी डिटेल के अंदर डिस्कस की। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है, एक तरफ हमारे पास लिथियम है, एटॉमिक नंबर इसका जो है 3 है, और एक तरफ हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास फ्लोरीन है, एटॉमिक नंबर इसका जो है कितना है, एटॉमिक नंबर इसका है 9। आप बताएं कि लिथियम का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा या फ्लोरीन का? तो बच्चे देखते हैं कि क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो फ्लोरीन का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा होगा, लेकिन नहीं, ये जो लिथियम है हमारे पास, जो लिथियम है हमारे पास, इसका एटॉमिक साइज़ ज़्यादा है किसकी निस्बत, फ्लोरीन की निस्बत, क्योंकि लेफ़्ट राइट एटॉमिक साइज़ जो है वो
डिक्रीज़ होता है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है उसमें क्या होगा। अब आप ग्रुप में देखें, हमारे पास जो हाइड्रोजन है उसका एक ही शेल है, और हाइड्रोजन के बिल्कुल नीचे जो होता है वो लिथियम है। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पे है। हाइड्रोजन हमारे पास क्या होता है, वो होता है 1s1, और उसके नीचे लिथियम है वो होता है 1s2 एंड 2s1। तो यहाँ सिर्फ के शेल मौजूद है और लिथियम में के शेल भी मौजूद है और एल शेल भी मौजूद है। तो यहाँ पे क्योंकि एडिशन हो रही है हमारे पास, न्यू शेल्स एडिशन हमारे पास हो रही है, किस चीज़ की, एडिशन ऑफ न्यू शेल होती है ग्रुप के अंदर। सो हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो भी इंक्रीज़ होता है इन ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो ये ग्रुप के अंदर जो है इंक्रीज़ होता है, चाहे आपका डी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं, चाहे आपके एस ब्लॉक के ग्रुप हैं, चाहे पी ब्लॉक के ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स के अंदर जो है ये जो एटॉमिक साइज़ या रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है। इसी तरीके से अगर हम जो है इन ट्रेंड्स की बात करें, आयनिक रेडियस का जो ट्रेंड है, सॉरी आयनिक रेडियस का जो एटॉमिक रेडियस का जो हमारे पास ट्रेंड है, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड है कहाँ पे, इन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सो वो क्या होगा, तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर जो है इसका जो ट्रेंड है वो क्या होता है, वो हमारे पास डिक्रीज़ ही होता है। लेकिन नोट करें, डिक्रीज़ होता है बट नॉट जो है हमारे पास यूनिफॉर्म तरीके से डिक्रीज़, बट नॉट यूनिफॉर्म, बट नॉट इन, आप कह लें ग्रेजुअली जो है वो नहीं होता। उसकी वजह ये होती है कि हमें मिसाल के तौर पर हमें यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास स्कैंडियम है, उसके बाद हमारे पास टाइटेनियम है और वनेडियम है, हमारे पास क्रोमियम है, मैंगनीज़ है, आयरन है। ठीक है, तो इसकी बैलेंस शेल हमारे पास क्या होती है, ये होता है 3d1 4s2, ये है 3d2 4s2, एंड ये हमारे पास है 3d3 4s2। क्रोमियम क्या होता है, ये होता है 3d4 5 4s1, और मैंगनीज़ क्या होता है 3d5 4s2, और आयरन क्या है हमारे पास, ये होता है 3d6 एंड 4s2, इस तरीके से होता है। सो यहाँ पे हमारे पास जो है ये जो 4s2 है ये हमारे पास क्या है, ये आउटर शेल है, ये आउटर सब शेल है। ठीक है, और जो हमारे पास ये 3d है हमारे पास, ये इनर शेल है। ठीक है, अब इस इनर शेल में क्या है कि जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इसी इनर शेल के अंदर होती थी, 3d1 3d2 3d3 3d5। तो जब एडिशन 3d के अंदर हो रही है तो ये 3d के अंदर जो है जो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती जा रही है, सो ऑन, तो इसकी जो शील्डिंग इफ़ेक्ट है वो फिर बढ़ती जाएगी जो हमारा आउटर शेल है उसके साथ। तो यही वजह है कि जहाँ पे एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होना जा रहा था तो शील्डिंग इफ़ेक्ट यहाँ पे जो है, क्योंकि वैसे हमने देखा था कि शील्डिंग इफ़ेक्ट लेफ़्ट राइट कांस्टेंट होता है, लेकिन यहाँ पे शील्डिंग इफ़ेक्ट लेफ़्ट राइट क्योंकि इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो जिस वजह से हमारे पास जो है एटॉमिक रेडियस जो डिक्रीज़ होना चाहिए था वो डिक्रीज़ भी नहीं हो रहा और इंक्रीज़ भी नहीं हो रहा। यहाँ पर मैंने बात की कि जैसे हमारे पास क्रोमियम है, क्रोमियम वो क्या है, वो है 3d5 4s1, और मैंगनीज मैंने कहा वो है 3d5 4s2। तो ये जो एक एक्सेप्शनल केस है, ये क्यों है, ये भी हम जो है लेक्चर नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डिटेल के अंदर। तो यहाँ पे हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पे हमने इसको इस तरीके से क्यों लिखा है। अब हम आते हैं आयनिक रेडियस की तरफ। सो आयनिक रेडियस, याद रखें कि हमारे पास मिसाल के तौर पे हमारे पास जो है ये सोडियम है। ठीक है, सोडियम, और ये एटॉमिक साइज़ है इसका सोडियम का, लेट्स सपोज। तो सोडियम के पास यहाँ पे 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 ही यहाँ पे इस पे पास प्रोटॉन्स हैं। तो सोडियम क्या करेगा, सोडियम अपना जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो यहाँ पे अब सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 11 प्रोटॉन्स हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स तो कम नहीं हुए। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, तो जिससे सोडियम आयन जो है इसका साइज़ डिक्रीज़ कर जाएगा अपने पेरेंट एटम से। तो यहाँ पे हमें पता चला कि ये जो हमारे पास एटम है
ठीक है। इसका साइज़ जो है सोडियम का जो पेरेंट एटम है इसका आयनिक रेडियस जो है वो ज़्यादा होता है किससे, अपने ही आयन से। तो ये हमारे पास होता है जितने भी आयन्स होते हैं इनका आयनिक रेडियस जो है वो कैटायंस का जो आयनिक रेडियस है वो अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है। अब यहाँ पे हम एक और बात करते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे मौजूद है, आप यहाँ पे देखें हमारे पास मैग्नीशियम है। चले मैग्नीशियम, अब मैग्नीशियम का जो एटॉमिक साइज़ है वो तो सोडियम से भी स्मॉल होगा क्योंकि लेफ्ट राइट एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है, वो हमारे पास जो है डिक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मैग्नीशियम अगर का साइज़ यहाँ पे होगा। अब सबसे पहले मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम जब अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा Mg+1 और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो इसका आयनिक रेडियस स्मॉल हो जाएगा। अब हमारे पास मैग्नीशियम को जब हम दोबारा लेंगे यहाँ पे और ये Mg+1 है और ये अपना सेकंड इलेक्ट्रॉन भी जो है वो लॉस करेगा। आपको पता है मैग्नीशियम ग्रुप नंबर 2 में है तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करने होते हैं। तो इसका जो आयनिक रेडियस है जो पहले यहाँ पे था अब और भी स्मॉल हो जाएगा। तो बहरहाल जितना हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है आयनिक रेडियस जो है वो उतना डिक्रीज़ होता है। याद रखें कि जो कैटाइंस हैं और वो उनका जो आयनिक रेडियस होता है कैटाइंस का वो अपने पेरेंट एटम से स्मॉल होता है और जितना पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा आयनिक रेडियस जो है वो उतना कम होता जाएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जो है मिसाल के तौर पर हम कहते हैं क्लोरीन है, तो क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड 17 ही प्रोटॉन्स हैं इसके पास। अब जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर गेन करेगा तो अब क्लोरीन सी नेगेटिव के पास जो है 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड हमारे पास 17 यहाँ पे प्रोटॉन्स है, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज़ नहीं हुआ लेकिन एक नया इलेक्ट्रॉन हमारे वैलेंस शेल के अंदर क्या हो गया है, ऐड हो गया है। तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होगी और हमारा जो आयनिक रेडियस है वो क्या कर जाएगा, वो इंक्रीज़ कर जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि किस तरीके से जो अनाइंस होते हैं उनका आयनिक रेडियस जो है वो अपने पेरेंट एटम से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे हमने रिज़ल्ट क्या निकाला, रिज़ल्ट ये निकाला कि जो हमारे पास पेरेंट एटम होते हैं इनका आयनिक रेडियस ग्रेटर देन होता है किन से, कैटाइन से, और पेरेंट एटम जो होते हैं उनका साइज़ जो है वो स्मॉल होता है किन से, अपने ही एनाइंस से। तो जितना नेगेटिव चार्ज आएगा आयनिक रेडियस उतना जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा और जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा आयनिक रेडियस उतना ही डिक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरीके से हमारे पास अगर हम जो है आयनिक रेडियस की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ की, सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी ही पहले हम समझेंगे कि ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशी जो है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ इसका मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़। हम मिसाल के तौर पे यहाँ पे कहते हैं हमारे पास बहुत सारी वैसे तो एग्जांपल्स हैं, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास मिसाल के तौर पे पीरियड नंबर जो है वो अगर हम 2 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास लिथियम है और हमारे पास बेरिलियम है और हमारे पास बोरोन है। ये 3 एलिमेंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस तरीके से हमारे पास जो है यहाँ पे नाइट्रोजन है और हमारे पास यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन के बाद क्या है, ऑक्सीजन है और हमारे पास यहाँ पे फ्लोरीन है और यहाँ पे हमारे पास जो है नियॉन है और नियॉन के ऊपर हमारे पास यहाँ पे हीलियम है। तो ये हमारे पास हो गया कितने, 4 एलिमेंट्स ये हो गए और 3 और हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स ये हो गए। अगर हम हीलियम को देखें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं। अब लिथियम क्या करेगा, लिथियम अपना जो है एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और इसके पास भी फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे क्योंकि लिथियम जो है वो नियरेस्ट नोबल गैस को फॉलो करेगा जो कि हीलियम है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, हीलियम का 2 है, तो एटॉमिक नंबर 3 एटॉमिक नंबर 2 को फॉलो करेगा। इसी तरीके से जो बेरिलियम है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो फिर इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और हमारे पास जो बोरोन है, बोरोन जो है वो भी हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा तो इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा, यहाँ पे हमारे पास जो एटॉमिक साइज़ है वो क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। तो यहाँ पे जो एटॉमिक साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा कहाँ से, ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर जो है हमारे पास 3A या जो है हमारे पास 13 तक।
ये हमारे पास जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के अंदर जो है एटॉमिक साइज़ या आयनिक, सॉरी यहाँ पे आप इसको आयनिक रेडियस कह सकते हैं, या आप इसको आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कह सकते हैं। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इसमें एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होगा ग्रुप नंबर 1 से लेके ग्रुप नंबर 3 तक। और ये जो हमारे पास तमाम एलिमेंट्स हैं, हीलियम, Li पॉजिटिव, इन सब के अंदर क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, तो ये तमाम जो आयन्स हैं ये हीलियम के साथ ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ कहलाएंगे। इसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नाइट्रोजन होता है ये हमेशा 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने पास 10 इलेक्ट्रॉन्स कर लेता है। ऑक्सीजन हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्लोरीन जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके इसके पास भी 10, और नियोन के पास तो होते ही 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्योंकि नाइट्रोजन के पास -3 चार्ज है, तो इसके इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज़्यादा होगी, तो इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा होगा, और फिर ऑक्सीजन का जो है उससे कम, और उसके कम, और नियोन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो एटॉमिक साइज़ है वो यहाँ पे क्या होता जाएगा, वो भी हमारे पास क्या है, डिक्रीज़ होता जाएगा। एटॉमिक साइज़ जो है या आयनिक इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या होता है, वो डिक्रीज़ होता है इन लेफ़्ट राइट फ्रॉम पीरियड। तो क्योंकि यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन का एटॉमिक रेडियस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है, और ऑक्सीजन का 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ये नाइट्रोजन से इसका एटॉमिक साइज स्मॉल होगा, और ये इस तरीके से। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये भी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल ये हमारे पास यहाँ पे ट्रेंड आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का। हमारे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे वो हमसे कहता है कि यहाँ पे देखिए हमारे पास जो है अगर हम यहाँ पे लें किसको, कि हमारे पास जो है नाइट्रोजन है -3, एंड हमारे पास है फ्लोरीन। तो इसमें से एटॉमिक रेडियस किसका ज़्यादा बड़ा होगा, तो वो नाइट्रोजन का एटॉमिक साइज ज़्यादा होगा। इसी तरीके से वो हमसे कहता है कि भाई अगर जो है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव एंड कैल्शियम 2 पॉजिटिव हो, तो इसमें से जो हमारे पास किसका साइज़ है, तो इसमें कैल्शियम का होगा, क्योंकि कैल्शियम पीरियड नंबर 3 में है, और जो हमारे पास मैग्नीशियम है कैल्शियम पीरियड नंबर 4 में है, और मैग्नीशियम पीरियड नंबर 3 में है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि हमारे पास जो है Fe 2 पॉजिटिव एंड Fe हमारे पास जो है वो 3 पॉजिटिव है, तो इसमें एटॉमिक साइज़ किसका स्मॉल होगा, Fe3 पॉजिटिव का एटॉमिक साइज़ ज़्यादा स्मॉल होगा, क्योंकि इस पर 3 पॉजिटिव चार्ज मौजूद है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो है किस तरीके से वो कहता है कि अगर आपके पास जो है, चले हम यहाँ पे ना इसको एक और जगह पे करते हैं। मिसाल के तौर पे वो हमसे कहता है कि जी ये बताएं कि नाइट्रोजन है हमारे पास, और सिलिकॉन है, और फास्फोरस है, तो इसका जो है हमने ट्रेंड बताना है कि किस तरीके से एटॉमिक साइज़ जो है वो किस तरीके से इंक्रीज़ होगा। तो पहले तो हमें पता है कि हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस एक ही ग्रुप के अंदर मौजूद हैं, और हमारे पास जो है जो सिलिकॉन है वो फास्फोरस से पहले आता है। तो बड़ी आसान सी बात है कि हमारे पास जो है क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो पीरियड नंबर 2 के अंदर है, और ये दोनों एलिमेंट जो है पीरियड नंबर 3 के अंदर मौजूद हैं, तो सबसे ज़्यादा स्मॉल साइज़ तो हमारे पास नाइट्रोजन का होगा। और अगर हम इन दोनों की बात करें, तो इन दोनों का जो सिलिकॉन और फास्फोरस है, इनका एटॉमिक साइज़ जो है वो इन दोनों से ज़्यादा होगा। लेकिन सिलिकॉन और फास्फोरस में लेफ़्ट और एटॉमिक साइज़ जो है वो क्या होता है, जो है वो डिक्रीज़ होता जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारे पास जो सबसे स्मॉल साइज़ है फिर वो फास्फोरस का आएगा, ठीक है, और फिर वो हमारे पास किसका आएगा, यहाँ पे सिलिकॉन का आएगा। क्योंकि लेफ़्ट राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है, तो फिर सिलिकॉन और फास्फोरस में अगर सिलिकॉन का साइज़ ये है, तो फास्फोरस का साइज़ इससे स्मॉल होगा, क्योंकि लेफ़्ट राइट एटॉमिक साइज़ डिक्रीज़ होता है, तो इन दोनों में इसका साइज़ स्मॉल है, और इन सब में इसका साइज़ स्मॉल है, तो ये ट्रेंड हमारे पास आएगा। सो ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो जो है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारी पीपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है, इसमें आप ज़रूर जो है इन तमाम लेक्चर्स को कवर करें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। जज़ाकल्लाह।